Good morning, guys. Welcome back. Today we will start with our 7th chapter, that is some p block element. Okay, हम ऑलरेडी ग्रुप नंबर 13 एंड 14 +1 में कर चुके हैं, तो हम ग्रुप नंबर 13 और 40 अब नहीं करेंगे. अब हम करेंगे अपना 15, 16, 17, 18. ओके, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली एंड नोबल गैस. तो यहाँ मैं आपको सिर्फ एक फैमिली शुरू कर रही हूँ, डेट इज़ ग्रुप नंबर 50. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नाइट्रोजन फैमिली से बहुत से क्वेश्चन आते हैं और बहुत से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं. ओके, मैं ऑलरेडी इसकी पीडीएफ आपको दे चुकी हूँ, तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हो. उनमें सारे नोट्स दिए हुए हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, सारे के सारे उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो. So today's topic is group number 15, that is nitrogen family. You know, nitrogen family also known as nicogen. Why they are called nicogen? In nicogen P is silent. ठीक है, निकोजन में जो P होता है साइलेंट होता है निकोजन, और निकोजन का मतलब होता है सफोकेशन क्रिएटिंग. मतलब जो ग्रुप नंबर आपके पास 15 है, डेट इज नाइट्रोजन फैमिली के जो मेंबर है, ये वाली आपके पास जो नाइट्रोजन फैमिली के जो ये मेंबर हैं, सिर्फ बिस्मथ तक. ठीक है, ये नीचे वाला मेंबर नहीं होता, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो लास्ट के ये एलिमेंट है, ये सारे के सारे दिस वन, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं. और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की लाइफ बहुत कम होती है, 2 या 3 सेकेंड या उससे भी कम टाइम की होती है. ओके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिसमें से अपने आप ही कुछ हाईली एक्टिव रेडिएशन बाहर निकलती रहती है. अब दिखती बात है, अगर किसी सब्सटेंस से, किसी चीज़ से कोई रेडिएशन बाहर निकल रही है, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. जैसे मैं बच्चों सिंपल से आपको एग्जांपल दूँ, तो आपके घर में हाँ हमारे पास एक चीज़ होती है, मुझे नाम उसका रिमेंबर नहीं आ रहा इस टाइम पे. ठीक है, पर जब मुझे नाम याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ. तो आपने कोई भी चीज़ देखी होगी, धीरे धीरे जो ख़त्म होती जाती है. ओके, मतलब जैसे आपके पास आइस है, आइस पहले आपको सॉलिड दिखती है, जैसे आइस को आप बाहर निकाल दो, धीरे धीरे वो लिक्विड बनती जाएगी, पर सॉलिड का पोर्शन उसमें धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा. वैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. ओके, तो नाइट्रोजन फैमिली में हमने निकोजन करना है. निकोजन मीन सफोकेशन क्रिएटिंग. सफोकेशन मतलब अगर आप इन फैमिली मेम्बर्स के थोड़े से भी वेपर इनहेल कर देते हो, नाइट्रोजन के करते हो, फॉस्फोरस के करते हो, आर्सेनिक के करते हो, एंटीमनी के करते हो या बिस्मथ के करते हो, ओके, तो आपको सफोकेशन होना शुरू हो जाएगी, आपके सर में दर्द लगना शुरू हो जाएगा, आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, आपको नोज़िया हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं. सो दे आर, डेट इज़ वाई दिस फैमिली इज नोन एज निकोजन फैमिली, बिकॉज दे आर सफोकेशन क्रिएटिंग फैमिली. ओके, तो नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहले हमने मेंबर्स देखने हैं. तो कौन कौन से मेंबर हैं ये? तो फर्स्ट वन आप देख रहे हो, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है. ओके, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं. तो इसके फैमिली मेंबर मैंने +1 में आपको ट्रिक बताई थी, डेट इज़ नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार. आई होप आपको रिमेंबर रही होगी, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार. ओके, वट एवर जो भी आपने ट्रिक बनाई हो, आपकी ट्रिक भी अच्छी होगी, आप वो भी बना सकते हो. पर नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, या आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हो. ये दिस इज़ योर ग्रुप नंबर 15 के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ग्रुप नंबर 15 के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि ग्रुप नंबर 15 क्या चीज़ होती है. ओके, तो जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है, और अगर सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ, तो मैं सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँगी. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आती है. तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7. ओके, तो 7 में 1s2, 2s2, 2p3. ओके, अगर आप फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p3, 2p6, सॉरी, 3s2, 3p3. ठीक है, अब आप एक चीज़ इसमें से जानते हो कि डेट इज़, इसमें हमारे पास, ठीक है, यहाँ देखिए, दिस इज़ योर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, दिस इज़ अ फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल.
ओके, हम सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट वाली शेल देखते हैं। जैसे इसमें लास्ट वाली शेल क्या है, 3 है। तो देखो बच्चों, एक चीज़ आपको रिपीटेड हो रही है, +1 में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे लास्ट कौन सी आ रही है, सेकंड शेल आ रही है। यहाँ लास्ट क्या आ रही है, थर्ड आ रही है। तो यहाँ क्या आएगी, 4th आएगी, यहाँ 5th आएगी और यहाँ 6th आएगी। तो जो ये लास्ट वाली है इसको हम सेम रिपीट कर लेंगे। यहाँ पे 3s आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4s2 4p3। यहाँ क्या हो जाएगा, 5s2 5p3। यहाँ 6s2 6p3। ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज़ बताई थी, ठीक है। आपने पहले 2 छोड़नी है, फिर क्या लिखना है, 3 4 5 और इसके साथ d जोड़ देना है, 3d10 4d10 5d10। फिर आपने क्या करना था, 2 छोड़नी थी और 5 से छोटा 4 4f14। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18 में सेम फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो ग्रुप नंबर 16 में क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या थी, 2s2 थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2p4 हो जाएगी। 17 पे क्या हो जाएगा, 2p4 की जगह 2p5 और लास्ट में 18 में क्या हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सेम रहेगी, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। ओके, तो इसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, व्हाट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप नंबर 14 में किया था, अगर आपको याद रही हो। अगर नहीं रही है तो भी आप +1 की अपने कॉपीज़ खोल के उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। एक बार मैं यहाँ करवा देती हूँ कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारे पास एक स्पेसिफिक इफ़ेक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो कुछ इलेक्ट्रॉन हमें लगते हैं कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, जैसे हम देखो ऑलरेडी जानते हो, जैसे मैं अगर आप लिखूँ यहाँ पे लिखूँ 3s2 या 3s1 लिखूँ, तो दिखती बात है 3s1 मतलब ये आउटर की शेल है 3s1, या मैं यहाँ पे 2s1 लिखूँ तो ये मुझे क्या पता लगेगा कि 2s1 इज़ आउटर शेल। और वी नो आउटर की शेल हमेशा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। ओके, पर किसी कारण से ये आउटर की शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाए, ठीक है, उसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। कोई चीज़ें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें आपकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगी और कुछ नहीं करेंगी, उसी के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन देनी है अब आपको। ओके, तो ये सारा तो हो गया आपके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट से पहले आपने +1 में एक और चीज़ पढ़ी है, डेट इज़ योर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है बच्चों, शील्ड करना, रोकना। किस चीज़ को रोकोगे, न्यूक्लियर चार्ज को रोकोगे। जैसे सपोज़ करो ये एक न्यूक्लियर चार्ज है, इस न्यूक्लियर चार्ज के आगे एक आदमी खड़ा हो जाए, इसके ठीक पीछे दूसरा, इसका ठीक पीछे तीसरा, इसका ठीक पीछे चौथा, ठीक है। और ये आदमी आपके क्या है, दे आर इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एटम। ये न्यूक्लियर चार्ज है जिसको मैं टॉर्च बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास एक चार्ज होता है। चार्ज कुछ नहीं होता है, जस्ट 2 चीज़ें होती हैं, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। पर इस केस में आपके पास ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी अट्रैक्ट करने में जो फोर्स लगती है उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अब ओबियस सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन सामने होंगे उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा कम जाएगा, इसको थोड़ा कम जाएगा, इसको थोड़ा कम जाएगा। और यही केस हम देखते हैं इन द केस ऑफ ऑर्बिटल। ये हम ऑर्बिटल के केस में देखते हैं, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट में देखो यहाँ पे हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो किसी ऑर्बिट्स में लिखी है, ऑर्बिटल में लिखी हुई है, ठीक है। उसी की फॉर्म पे ही हमने अदर थिंग भी देखने की कोशिश करनी है। तो शील्डिंग इफेक्ट आपके कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं वो देखने के लिए, जैसे सपोज़ कीजिए हमारे पास है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे मैं इसको लूँ तो S आ रहा है, S आ रहा है, P S P यही आते हैं, तो इनकी शील्डिंग इफेक्ट देखने पड़ेगा। तो सपोज़ करो ये आपके पास है क्या S, ये एक P आ गया, D थोड़ा बड़ा होगा, F आपके पास, ठीक है। फ्यू शेप होती है, F की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है,
तो ये आप हर लेवल में पढ़ोगे कि कौन सी शेप होती है इसकी। और ये न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट भी देख लो, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है। अब न्यूक्लियर चार्ज है, चार्ज, ठीक है। चार्ज ये करंट डायरेक्ट सीधा भेजेगा, देखो सीधा सामना एस बच रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज में से सपोज करो यहाँ से 100% चार्ज आना है, 100% चार्ज में से आपका 50% किसने ले लिया, इस एस ने ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पर न्यूक्लियर चार्ज देखो यहाँ से जा रहा है सीधा। आपको एक चीज़ पता होगा, न्यूक्लियर चार्ज हमेशा सीधा चलता है। जैसे टॉर्च रखी है आपने, ठीक है। देखो टॉर्च की लाइट की इंटेंसिटी सीधी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लाइट होती है। ऐसे लाइट कम होती है उसमें, आपको पता है इस पोर्शन पे लाइट कम होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं जाएगा, पर देखो ऊपर को तो जाएगा पर बहुत कम जाएगा। अब डी में जाते जाते तो ये और भी ज़्यादा कम हो गया, ओके, ठीक है। देखो यहाँ डी में पहुँचते पहुँचते ये और कम हो गया और एफ में पहुँचते पहुँचते ये और भी ज़्यादा कम हो गया। इसके बाद फिर से एस शुरू हो जाता है, ठीक है। और एस में तो ये सीधा जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब देखो इसमें भी सेम ऐसा ही केस है, पहले एस है, पी है, डी और एफ है। इसके बाद फिर से आपके पास है एस है। एस आपके पास आउटर के इलेक्ट्रॉन है, ओके। पर देखो ये जो आउटर के इलेक्ट्रॉन है, या आउटर के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो यहाँ पेयर बोला है, पेयर का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में हमारी पार्टिसिपेट करेंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट, डी और एफ का शील्डिंग इफेक्ट वीक होता है, ठीक है। मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आना था वो एस ने तो लिया, ठीक है। पी ने भी थोड़ा कम लिया पर डी ने बहुत कम लिया, जिसकी वजह से डी का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और एफ का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कहाँ चला गया, इस एस के पास चला गया। और न्यूक्लियर चार्ज से क्या करता है, ये न्यूक्लियस एस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और जब एस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज़ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यही हम +1 से पढ़ते आए हैं कि कभी न्यूक्लियस ने आउटर के इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी तरफ खींचता है तो एटम का साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं, ठीक है। डेट इज़ रिलक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन और अ केमिकल रिएक्शन। वी आल्सो नो जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आल्सो टेक पार्ट इन अ chemical reaction, and valence electron also form some kind of bond, some stable bond in the atom, okay। तो ये सारे के सारे हमारे पास चीज़ें आ गई, डेट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं व्हाट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सुनिए डेफिनेशन, अगर आपने यहाँ से PDF से नोट्स नहीं बनाने हैं, यहाँ से नोट्स अगर आप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। मैं देखो बोल रही हूँ, मैं जो भी डेफिनेशन है मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, सुनिए मैं बोल क्या रही हूँ। मैं इनर पेयर इफेक्टिव डेफिनेशन क्या बोली, सबसे सिंपल है, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस होता मना करना, रिलक्टेंस ऑफ कौन से, एस वाले, रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और एक चीज़ और बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट हमेशा वही होगा जहाँ पे डी आना शुरू हो जाएगा। सीधी सी बात है, कभी भी आपसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले कि क्या ये एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, तो बस आपने इसमें डी ढूंढना है। देखो फॉस्फोरस भी इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, नाइट्रोजन इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करता है। आप क्वेश्चन करेंगे क्यों नहीं करता, ठीक है। देखो नाइट्रोजन के पास आपको डी दिख रहा है, कहीं पे डी नहीं है तो नहीं करेगा। अच्छा पी के पास भी डी नहीं है, पर देखो यहाँ पे लास्ट शेल क्या है, थर्ड शेल, और थर्ड शेल में कितने सब शेल, उतने ही सब शेल होते हैं, ठीक है। तो एक आपके पास 3s है, 3p है, तो एक क्या हो जाएगा 3d है, तो इसमें 3d ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो बेशक वो एम्प्टी है पर 3d इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ओके। सो यहाँ पे देखिए आपका चैप्टर नंबर 7 शुरू होता हुआ पी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले आपका दिया है कि पी ब्लॉक एलिमेंट है क्या। तो एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 13 से 18 तक बिलोंग करते हैं उनको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ओके। यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP1 to 6, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये इसके जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और पी ब्लॉक को, पी और एस ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, ओके। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट,
देखो द टेंडेंसी ऑफ NH2, मैंने ऑलरेडी बताया था कि NH2 ऐसा नहीं है, ये NH2S है, आपने ऊपर लिखना है, आपको ऑलरेडी लिखना आता है। इलेक्ट्रॉन पेयर टू पार्टिसिपेट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ये क्या बोलता है, हमें पता है एटॉमिक साइज क्या कहता है, नीचे की तरफ इंक्रीज करता है। तो नीचे की तरफ जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता जाएगा, ओके, ये जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करने से मना करते जाएंगे। तो इसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल टू टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, अब इनर्ट पेयर में नेक्स्ट है हमारे, थोड़ा सा इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जान लेते हैं क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और बात बच्चों, जो मैं आपको ग्रुप नंबर 15 में कराऊंगी वो मैं 16, 17, 18 में नहीं करवाऊंगी। मैं जस्ट आपको रिवीजन दूंगी, ऑलरेडी आपने +1 में किया हुआ है किस तरह से पेरियोडिसिटी निकालते हैं। ओके, तो जो भी रूल और रेगुलेशन रहेगी वो सेम टू सेम आपके +1 की रहेगी। तो हमने लिखा था अपने पास है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या, सब बीमार। तो 1s2, 2s2, 2p3, 3s2, 3p3, 4s2, 4p3, 5s2, 5p3, लास्ट वन इज 6s2, 6p3। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखिए हमें क्या करना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ऑलरेडी हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें से कितनी निकलेगी, ठीक है। देखो तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती हैं। एक तो आप पूरी की पूरी शेल ले लो, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है ये, 3 और 2 5, 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। तो नाइट्रोजन एक तो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, नॉट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली, एक तो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करेगा, ठीक है। और दूसरा कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ये वाले S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कहाँ, बॉन्ड में। तो कितने करेंगे, सिर्फ ये वाले करेंगे, ठीक है, मतलब ओनली दिस वन, ये ही करेंगे। तो कितने हैं ये, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन फैमिली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, -3 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तो +5 की भी कर रही है और -3 की भी कर रही है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आपके पास ये -3 की भी करती है, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है, जो +5 की है, ठीक है, +5 की है आपके पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 बड़ा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बोलेंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव साइन लगा था, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आपके पास हायर, ये जो ऊपर को मैंने लगाया है एरो, इसका मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये नीचे की तरफ डिक्रीज होती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है। बस आपने ये रिमेंबर रखना है, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे को नहीं जाएगी और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर स्टेबल होगी। इसी के बेसिस पे आपने, ठीक है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है। अब देखो जैसे N है, N के पास तो D नहीं है, तो N सिर्फ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -3 की। P के पास D भी है, ये +5 भी शो करेगा, -3 भी शो करेगा, ये +5 भी शो करेगा, -3 भी करेगा, ये +5 भी शो करेगा, -3 भी करेगा, +5 भी शो करेगा, -3 भी शो करेगा, ठीक है। पर देखो बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, ये तो सिर्फ करेगा नाइट्रोजन, सिर्फ -3 की करेगा, ये बाकी सारे कर रहे हैं, पर इसमें स्टेबल ज़्यादा कौन है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो +5 है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा स्टेबल है, पर नाइट्रोजन +5 शो करता ही नहीं है। अब देखो फॉस्फोरस में +5 और -3 में से ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, +5 ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। नीचे की तरफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल करती है, तो ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। जैसे मैं आपको इसमें से सिंपल सा अगर एग्जांपल दूँ, तो वो एग्जांपल आपके पास से कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। देखो जैसे मानो बिस्मथ ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, तो देखो बिस्मथ क्लोरीन के साथ अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग जुड़ेगा, जानते हो आप, ठीक है। तो बिस्मथ को ने अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, ओके, तो बिस्मथ ने क्लोरीन के साथ, देखो बिस्मथ की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +5 की, एक -3 की। +5 की वजह से क्या बनेगा, BiCl5, बिस्मथ की वजह से क्या बनेगा, PiCl3। क्वेश्चन आपको यहाँ से आते हैं, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है। तो हमें पता है कि लो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है
वो नीचे की तरफ क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो ये एक लेस स्टेबल है, एकदम से टूट जाएगा। ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यही हमारे पास है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें आता है ट्रेंड। तो अब हम ट्रेंड के बारे में करेंगे कि किस तरह से हम इसका ट्रेंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड क्या चीज़ होती है हमारे पास। तो ट्रेंड करने के लिए वी हैव टू डिस्कस। तो ट्रेंड्स हमारे पास हैं, आपने ऑलरेडी किया है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। हमें पता है नीचे की तरफ आप जाते हो, नीचे की तरफ मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ जाओगे तो साइज़ क्या करेगा, साइज़ आपका इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसको तो आप रट लो, अपर एरो मीन्स इंक्रीज एंड लोअर एरो इज डिक्रीज। ठीक है, तो अगर आपके पास अपर एरो है तो साइज़ क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज़ कर रहा है। तो नीचे को जब आप जाते हो, आपको पता है ऑलरेडी, ऊपर का जो होता है साइज़ छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा और बड़ा, सबका नीचे वाला सबसे बड़ा साइज़ होता है, नीचे की तरफ साइज़ आपका इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो इसलिए लिखा है कि कोवेलेंट और रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों इंक्रीज़ करती है, ठीक है, और ये इंक्रीज़ करता है नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। फिर देयर इज़ अ स्मॉल डिक्रीज फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कम्प्लीटली फिल्ड डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगेन तो वही चीज़ आपके पास आ गई कि जब आप ठीक है फॉस्फोरस के बाद जाते हो बिस्मस की तरफ, ओके, तो साइज़ थोड़ा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करेगा। ये करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। ठीक है, अगर ये करेगा तो इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन कौन सा था हमारे पास, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, इन्होंने पहले मतलब अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें नहीं होता तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, पर इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट आ गया है, इसलिए ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर इन 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो साइज़ छोटा हो जाएगा। समझिए मेरी बात को, नाइट्रोजन का साइज़ क्या होता है, नो डाउट नाइट्रोजन का साइज़ ऑलरेडी छोटा है कि नाइट्रोजन तो छोटा है। ठीक है, पर होना क्या चाहिए था, मैं जैसे एक टेम्परेरी बता रही हूँ, जैसे सपोज करो इसका साइज़ 10 था। ठीक है, नाइट्रोजन से बड़ा क्या होना है, पी, इसका साइज़ पी था, 20 था। ठीक है, पर यहाँ पे आर्सेनिक पे आते आते इसका साइज़ कितना हो गया, 20.1। इसका साइज़ क्या हो गया, 20.2। इसका साइज़ क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ेगा, 25.1। तो देखो ऐसा होना क्या चाहिए था, इसका 10 था, इसका 20 था, तो इसका 30 होना चाहिए था, इसका 40 होना चाहिए, इसका 50 होना चाहिए था। पर देखो यहाँ पे ये 20, 20.1, 20.2 में क्यों अटक गए, टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट से साइज़ भी छोटा हो जाता है। एक तो इनर्ट पेयर इफेक्ट से लास्ट के इलेक्ट्रॉन जो केमिकल में पार्टिसिपेट करते थे, बॉन्डिंग बनाते थे, ठीक है, क्या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा, इनसे साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और तीसरा, अगर साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। बस आपने यही चीज़ें इसमें याद रखनी है। तो चलते हैं हम अपने उस पॉइंट की तरफ जहाँ से हमने शुरू किया था। फिर नेक्स्ट हमने किया था अपना आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो आपको ऑलरेडी बताया आयनाइजेशन एनर्जी नीचे को क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। आपने देखा है जैसे साइज़ छोटा साइज़ है, बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, नीचे की तरफ आयनाइजेशन क्या करती है, एनर्जी डिक्रीज़ करती है जितना बड़ा साइज़ होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी छोटी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ऑलरेडी आपने किया हुआ है, ठीक है, आपको नोट्स ऑलरेडी दिए हैं, उसमें से आप नोट्स बनाइए। हो सके तो जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें से आप अच्छे से नोट बना सकते हो, आप इनको भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब आप फॉस्फोरस से आर्सेनिक की तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी क्या कर जाएगी,
नीचे की तरफ इंक्रीज़ कर जाएगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट हमने टॉपिंग करना है एलोट्रॉपी। सो आप अच्छी तरह से जानते हो एलोट्रॉपी क्या चीज़ होती है, ठीक है। एलोट्रॉपी जो होते हैं आपके पास ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15, जितने भी ग्रुप नंबर 15 हैं, ठीक है, कौन कौन से थे, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, नाइट्रोजन को छोड़कर सब एलोट्रॉपी शो करते हैं। एलोट्रॉपी क्या होता है बच्चों, एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है एक ही एलिमेंट की। जैसे कि कार्बन के आपने 2 फॉर्म्स सीखे हैं, वो भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है। कार्बन की कौन सी होती है, ग्रेफाइट और डायमंड, ठीक है। वैसे फॉस्फोरस की भी अपनी क्या है, एलोट्रॉपी शो करता है। आर्सेनिक करता है, एंटीमनी करता है, बिस्मथ करता है। इसको मैं आपको बाद में डिटेल में करवाऊंगी क्योंकि इसमें से फॉस्फोरस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब हम ये पेरियोडिक प्रॉपर्टी कर लेंगे उसके बाद मैं मैक्सिमम आपको नाइट्रोजन फैमिली क्वेश्चन की फॉर्म में करवाऊंगी क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कैटिनेशन, कैटिनेशन यू नो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो इन सब में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। जो आपके पास देखो ये वाला फॉस्फोरस है, ठीक है, ये जो फॉस्फोरस है ये फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे P, ये आपस में ऐसे अटैच होते हैं, एक दूसरे से भी अटैच होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। पर नाइट्रोजन सिर्फ इतना ही कैटिनेशन शो करती है। नाइट्रोजन सिर्फ एक नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड की वजह से बंधी होती है, ठीक है। एलिमेंट जितना छोटा होगा उसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे हमारे पास सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन के पास होती है। वाई, बिकॉज साइज़ ऑफ कार्बन इज़ वेरी स्मॉल। कार्बन का साइज़ इतना स्मॉल है कि वो लाखों करोड़ों, जितना हम गिन भी नहीं सकते, इनफाइनाइट कार्बन के एटम के साथ अटैच होता है। ओके, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से ये सिर्फ 2 ही नाइट्रोजन से जुड़ पाता है, 2 से ज़्यादा नाइट्रोजन इसमें जुड़ नहीं पाते हैं। ओके, फॉस्फोरस, हमें पता है नाइट्रोजन से जब हम फॉस्फोरस की तरफ जाएंगे तो नाइट्रोजन का साइज़ छोटा होता है, फॉस्फोरस का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा साइज़ होने की वजह से ओके, तो यहाँ पे क्या होंगे आपके पास साइजेस बड़े हो जाएंगे। तो इन बड़े साइजेस होने की वजह से आप ज़्यादा फॉस्फोरस को भी जोड़ नहीं सकते हो। जैसे आपने देखा होगा नमक, देखो नमक में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। नमक का आपने एक पार्टिकल देखा होगा तो छोटा होता है, तो जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, नमक के देखो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं क्योंकि छोटे होते हैं। पर वही आप बड़े बड़े क्रिस्टल रख दो तो एक डब्बे में सिर्फ आपके पास 4 या 5 बड़े बड़े क्रिस्टल ही आएंगे, ठीक है। तो मतलब बड़े जो चीज़ें होती हैं उनको हम इकट्ठा ज़्यादा नहीं रख सकते। पर नमक के देखो जो पार्टिकल हैं इतने छोटे छोटे हैं, उनको हम आसानी से साथ में रख सकते हैं। तो सेम वैसी बात है कि छोटे छोटे पार्टिकल आसानी से साथ में रह सकते हैं ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और फॉस्फोरस में नहीं रह सकते क्योंकि इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। इसके बाद ऑलरेडी मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट करवा दिया था कि +3 की ऑक्सीडेशन शो करेंगे, +5 की करेंगे, -3 की भी शो करते ये है, ठीक है, टेंडेंसी। अब देखो मैंने कहा था -3 टेंडेंसी टू शो, -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे को क्या करती है, शो करने डिक्रीज होती जाती है। टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इन द एटॉमिक, ये ठीक है। माइनस देखो ऊपर वाली माइनस की हमेशा याद रखना क्योंकि जो माइनस की है वो फॉन ये ही एलिमेंट शो करेंगे, ठीक है। पर +3 की, ये जो +3 वाली जो मैंने आपको BCl3 की फॉर्म में करवाई थी, ठीक है, मैंने हो सकता है वहाँ पे -3 बोल दिया हो पर वहाँ पे ये प्लस चलेगा, ठीक है। ये प्लस के नीचे को आपके इंक्रीज़ करेगी। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके ऊपर रहेंगी और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके नीचे को स्टेबलाइज करेंगी। तो ये तो आगे आपके पास कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। उसके बाद आपके पास नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आपको पता है ये 1 से लेकर 4 तक चलेगी, ठीक है। वैसे नाइट्रोजन -3 की ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है पर कभी कभी अदर भी कर लेता है। जैसे आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें 7 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो आपको अपने आप पता है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा 2p3, ठीक है। जैसे आपके पास p में 3 है, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा दिया तो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो +1 की आ जाएगी। तो ये +1 से लेकर 4 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसकी कोवैलेंसी 4 होती है। सो नेक्स्ट है आपके पास रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन की -3 होती है। -3 मतलब नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। देखो तो सारे फैमिली मेम्बर हाइड्रोजन से कंबाइन करें, फॉस्फोरस हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, आर्सेनिक हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, एंटीमनी करता है और बिस्मथ करता है, ठीक है। सो
ये हाइड्रोजन से कंबाइन करेंगे। और अगर मैं आपको एग्ज़ाम में इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो मैंने आपको +1 में भी बताया था, नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, हाइड्रोजन का साइज़ भी छोटा है। जब दो छोटे छोटे साइज़ वाले मिलते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पर बिस्मथ का साइज़ बहुत बड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है इन द केस ऑफ BiH3। ठीक है, तो आपने क्या सपोज करना है कि बिस्मथ एक बड़े पत्थर की तरह है, हाइड्रोजन एक छोटे पत्थर की तरह है। ठीक है, और एक लकड़ी के साथ ये बंधे हैं, तो क्या ये लकड़ी टिक पाएगी? तो नहीं टिक के पाएगी। क्यों? क्योंकि बिस्मथ का भार इतना ज़्यादा होगा। ये लकड़ी क्या है? एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल आपका बिस्मथ हाइड्राइड है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट रिवर्स केस में चलता है आपका। ठीक है, और क्या रीज़न होता है? क्योंकि जितना बड़ा साइज़ होता है, ठीक है, जितना बड़ा साइज़ होगा बॉन्डिंग भी इम्पॉसिबल हो जाती है। अब आपको देखो, छोटे छोटे एटम्स में ही बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। बिस्मथ का साइज़ बहुत काफ़ी बड़ा होता है, तो इस केस में आपके पास जो बॉन्डिंग होगी, ठीक है, ये कौन सी होगी? एक टेम्परेरी बॉन्डिंग। एंड यू नो व्हाट इज़ टेम्परेरी बॉन्डिंग? दैट इट्स वंडर वॉल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि अमोनिया, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसमें अमोनिया का है। तो क्यों है सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वाई? बिकॉज मैंने आपको बताया है सिर्फ 3 ही एलिमेंट FON, ओके, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जब हम ग्रुप नंबर 16 करेंगे तो देखो, ऑक्सीजन के केस में क्या बोलेंगे? वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फ्लोरीन के केस में बोलेंगे इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास बॉन्ड एंगल। सो व्हाट इज़ द बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल क्या चीज़ होती है? तो आपको पता है जैसे NH3 है, NH3 यू नो एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है इस पर, H इस तरह से इसके स्ट्रक्चर हैं सारे के सारे। ओके, और क्यों? क्योंकि 1s2 2s2 2p3 आउटर शेल, ये 2s2, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर बनाएंगे, और ये 3 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल आपका NH3 में 107 है, 99 है। देखो ये कम होता जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्यों? कभी भी बच्चों अगर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और वो आपका एंगल पे है, तो एंगल की ट्रिक होती है, एंगल पे आप सीधा लिखो। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि बॉन्ड एंगल, नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है बाकी को कम होता है, क्यों? बस आपने एक चीज़ लिखना है, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज द हाईएस्ट, देयरफॉर द लोन पेयर विल be toward nitrogen, hence more repulsion between the bond pair, therefore bond angle is highest। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसमें हाईएस्ट होगा। देखो मैं इसमें आपको एक सिंपल से तरीके में एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये बोलना, अगर मैं आपको एंगल की बात बताऊँ तो एंगल में देखिए आपके पास है, देखो इस तरह नाइट्रोजन होता है, इसके लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ये H है, H है, H। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से जो लोन पेयर है ये काफ़ी नीचे आ जाते हैं। ओके, मतलब इसके नज़दीक रहेंगे। पर अगर बाकी केस में देखो आप, फॉस्फोरस में भी लोन पेयर है, सारे मेंबर्स में एक एक लोन पेयर है। ठीक है, पर फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये थोड़ा दूर रहते हैं। अब ये जब नीचे आ जाएंगे तो देखो इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगी? आपकी हाईली रिपल्शन होगी। ठीक है, इसके बीच में रिपल्शन होगी। रिपल्शन की वजह से ये इसको धक्का मारता है, ये आगे यहाँ चला जाएगा। देखो फिर ये इसके इतने नज़दीक आ गया, फिर इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगी, ये इसको धक्का मारेगा और इसको यहाँ भेज देगा। ठीक है, और इसकी वजह से इसका एंगल बढ़ जाता है, डेट इज़ 107। इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ये आपके पास ये जो लोन पेयर है ये नीचे नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए जो बॉन्ड एंगल है वो लिमिटेड ही रहते हैं या कम ही रहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि अमोनिया NH3 में बॉन्ड एंगल क्यों ज़्यादा होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन की वजह से। अभी मैं आपको फिर से कुछ एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो भी नाइट्रोजन से इम्पॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज सिंपल तो मैंने आपको इसमें से करवा लिया जो आपने करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाइट्रोजन फैमिली के मैं अभी आपको दोबारा से करवाऊंगी, तो उसमें दोबारा से सारी चीज़ें रिपीट होंगी। बस आप इसमें से इतना ध्यान रखो कि pH3 का क्यों ज़्यादा होता है, क्यों कम होता है और इसका क्यों ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास डेट इज़ रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ओके, अब ये देखो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए ओके आपको पता है ये ट्राईऑक्साइड है M2O3। O3 क्यों? वैलेंसी 3 है और O5 क्यों? वैलेंसी 5 शो कर रहा है। तो ये ट्राईऑक्साइड भी शो कर सकते हैं और पेंटाऑक्साइड भी शो कर सकते हैं। ओके, एक और बात मैंने आपको प्लस वन में बताई थी, अगर मेटल के साथ ऑक्साइड लगा हो तो वो बेसिक होता है और नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड लगा हो वो एसिडिक होता है। रिमेंबर आपने रखना है, ठीक है। तो एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज एंड बेसिसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये क्या बोलता है कि बेसिसिटी डाउन द ग्रुप आपकी इंक्रीज़ करती है। क्यों बेसिसिटी इंक्रीज़ करती है? बच्चों हमेशा देखना, जो भी नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा ऊपर होते हैं और मेटल ऑलवेज आपको नीचे मिलेंगे, इसलिए बेसिसिटी हमेशा नीचे की तरफ क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। कोई भी आप ग्रुप उठा लो, ठीक है, सब में बेसिसिटी नीचे की तरफ ही बढ़ती है क्योंकि नीचे मेटल होते हैं और ऊपर नॉन मेटल होते हैं। आपने फैमिलीज़ देखी होगी, देखो नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन का जो पहला ही एलिमेंट है वो नॉन मेटल है तो वो एसिडिक हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली, पहला एलिमेंट नॉन मेटल है, एसिडिक हुआ। फ्लोरीन और हेलाइड फैमिली, पहला ही एलिमेंट नॉन मेटल है तो ये भी क्या हुआ आपके पास? एसिडिक हुआ, ठीक है। और जैसे हम ग्रुप में जाते हैं नीचे को, और ऑलवेज मैंने क्या बोला, नॉन मेटल ऊपर है, तो नॉन मेटल ऊपर है तो ऊपर की तरफ क्या बढ़ेगी? एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। और मेटल नीचे है तो नीचे की तरफ बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन, तो हेलोजन के साथ ये क्या बनाएंगे? फिर से वैलेंसी 3 है तो ट्राई हेलाइड, वैलेंसी 5 है तो पेंटा हेलाइड, ठीक है। और ये जो ट्राई हेलाइड, ऑलवेज रिमेंबर, जो भी कम वैलेंसी वाले बनते हैं, ठीक है, मतलब जो 3 की वैलेंसी से बनेंगे वो कोवेलेंट होंगे और जो 5 की वैलेंसी से बनेंगे वो हमेशा आयनिक होंगे। देखो क्यों? क्योंकि आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं और म्यूचुअल शेयरिंग आपने कार्बन के केस में पढ़ी है कि 4 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो सकती है। तो ये 4 से बन सकते हैं और ये 5 आपके पास है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड आप एटलीस्ट 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो। देखो जो बहुत डिफिकल्ट होता है 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, अगर वो एनर्जी हमें कहीं से मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और ये 5 बॉन्ड बना सकते हैं। इसको मैं अभी फिर से एक्सप्लेन करूँगी जब आपकी क्वेश्चनिंग आएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन में, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये ट्राई हेलाइड बनाते हैं। ट्राई हेलाइड क्या बनाएंगे? कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे, ओके। और कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। पेंटा हेलाइड जो होंगे आपके पास वो लुईस एसिड होंगे। लुईस एसिड आपको पता है क्या होते हैं, और इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, sp3d, इसमें हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगी, ओके। और इसमें भी आपको पता है कि इसमें 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। आपको ऑलरेडी इसमें ये आइडिया है ये किस तरह से आपके पास बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ओके। अच्छा बच्चों, मैं एक और आपको वीडियो डालने वाली हूँ बॉन्डिंग, ठीक है। वैसे मैं नाइट्रोजन फैमिली से पहले आपको करवाना चाहती थी कि बॉन्डिंग कैसे होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। सेम वीडियो मैंने आपको +1 में भी करवाई थी, मैं वही सेम वीडियो आपको +2 में भी डाल रही हूँ, ठीक है। 1 आवर की वो वीडियो है, तो वीडियो आपने +2 में अच्छे से देखनी है, क्योंकि जो +1 में मैंने आपको करवाई थी वही +2 में भी है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार बोर्ड के पेपर में आपको वो ज़रूर आती है। तो मैं इससे पहले कि स्ट्रक्चर कराऊँ, किस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं, ऑलरेडी मैंने +1 में भी करवाया था, आपने अपनी कॉपी से कर सकते हो, वही चीज़ आपको +2 में भी है, ठीक है। जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है, डेट इज़ योर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं फर्स्ट वीडियो वही डालने वाली हूँ, ठीक है। ये वीडियो तो आपको काफ़ी बाद में मिलेगी, शायद आपने ये काफ़ी मतलब बॉन्डिंग कर ली होगी पहले ही, तो बॉन्डिंग आप अच्छे से कीजिएगा, ओके। इसलिए मैं आपको उसको पहले करवाने वाली हूँ, क्योंकि अब देखो जब हम नाइट्रोजन फैमिली कर रहे हैं तो नाइट्रोजन फैमिली में सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के कंपाउंड के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, हेलोजन के सबके स्ट्रक्चर एक साथ वहाँ पे दे दूँगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी, ओके। तो ये 3 इक्वेटोरियल 2 एक्सियल बॉन्ड बनाते हैं, मैंने सारा वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्या इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, कौन से एक्सियल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट नंबर 5,
ठीक है। क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड क्यों फॉर्म नहीं करता, बिकॉज इसमें क्या एब्सेंट है। शुरू में बताया था डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। पेंटाहेलाइड का क्या मतलब है, 5 क्लोरीन लगनी है, और 5 क्लोरीन तब लगेगी जब नाइट्रोजन के पास कितने 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो या तो इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। तो इसके पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिख के देख लो, और 2 इसके पास लोन पेयर होते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास आता है रिएक्टिविटी विद मेटल। मेटल के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे, तो जितने भी एलिमेंट है वो मेटल के साथ मिलकर बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड -3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। दिखती बात है, कभी भी नॉन मेटल मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो माइनस की होगा। ऑलवेज रिमेंबर, नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा नेगेटिव होती है, मेटल की हमेशा पॉजिटिव होती है। अब नाइट्रोजन कुछ एनोमलस बिहेवियर होता है कि ऐसा बिहेवियर जो सिर्फ नाइट्रोजन ही शो करता है। तो नाइट्रोजन कुछ एनोमलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है। मतलब वो रेस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर से डिफरेंस है। सबसे छोटा साइज है, पहला डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, और इसमें फर्स्ट वन आपके पास आ गया डाई नाइट्रोजन, ठीक है। तो डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कैसे करती है, तो ऑलरेडी आपको दिया है। आप अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को जब कंबाइन करोगे आपके पास N2 वाटर और NaCl, ये आपका NaCl अगर दिखना रहा हो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। यह बेरियम अजाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। बेरियम अजाइड को जब हीट करते हैं तो बेरियम और नाइट्रोजन मिलती है, और बच्चों जो नाइट्रोजन मिलती है बिल्कुल प्योर फॉर्म में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार आपको एक क्वेश्चन आ गया था कि आपने नाइट्रोजन प्रिपरेशन करिए, पर नाइट्रोजन बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास जो ये है नाइट्रोजन, ये है बेरियम अजाइड, BaNH2। तो इस तरह से आपके पास नाइट्रोजन फैमिली का मैंने मैक्सिमम हिस्सा आपको कवर करवा दिया है। किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, नहीं करनी है प्रिपरेशन तो नाइट्रोजन फैमिली में, ठीक है। मैं आपको उसको क्वेश्चन के फॉर्म में ले जा रही हूँ क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन के फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो बेरियम अजाइड है, आपने देखा होगा आपके पास कई गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को टक्कर मारती है आपने देखा होगा कि एक कार के ठीक आगे फ्रंट में एक बलून होता है, ठीक है। वो बलून एकदम से खुल जाता है और उसमें एकदम से हवा भर जाएगी और आपका सिर उस पर टकराता है, ओके। उस बलून में क्या होता है, उस बलून में आपका सोडियम अजाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सोडियम अजाइड प्रेजेंट होता है, सोडियम अजाइड, ठीक है। Na3N, क्योंकि अजाइड का फॉर्मूला N3 नेगेटिव होता है, तो दिस इज योर फॉर्मूला Na3, सोडियम अजाइड प्रेजेंट होता है। अब ये जो सोडियम अजाइड है ये इलेक्ट्रिकल वायर से अटैच होता है, अंदर एक केमिकल पड़ा होता है, ठीक है। वो जो गुब्बारा होता है उसमें अंदर एक केमिकल पड़ा होता है। तो जैसे ही एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को टक्कर मारती है, ठीक है, तो वो जो टक्कर की फ्रिक्वेंसी होती है या जितनी इंटेंसिटी होती है उसको एकदम से रिकॉर्ड हो जाती है, और इलेक्ट्रिक जो वायर उसके साथ अटैच होती है उसमें से करंट प्रोड्यूस हो जाता है। वो करंट क्या करेगा, इस सोडियम अजाइड को जलाएगा। जैसे सोडियम अजाइड आपका जलने लगता है, नाइट्रोजन, देखो ये रिएक्शन होगा, यहाँ तो बेरियम अलग हुआ है, यहाँ पे सोडियम अलग हो जाता है, और साथ में आपका प्योर नाइट्रोजन, ठीक है, उस वो जो नायलॉन टाइप का कपड़ा होता है उसमें भर जाती है और वो बलून की तरह पूरा फूल जाता है, ठीक है। तो दिस इज़, ये आपकी कार में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये हमने प्रिपरेशन कर दी, ये मैंने आपको बेरियम अजाइड वाला बता दिया। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन N2 की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, देखो ये कलरलेस गैस होती है, ऑडरलेस गैस होती है, टेस्टलेस गैस होती है, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, N2 रिएक्टिव नहीं होती, ओके। आपने देखो कई बार सेट पे देखा होगा कि जैसे आपको स्वर्ग दिखाते हैं तो सर में धुआं दिखाया जाता है। N2 ठंडी होती है बहुत ज़्यादा, ओके। रेफ्रिजरेटर में भी यूज़ होती हैं इसके कई कंपाउंड, और ठंडी होती है बहुत ज़्यादा, और जब इसका टेम्परेचर लो होता है तो इससे धुआं निकलना शुरू हो जाता है, ओके। और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप ऑलरेडी जानते हो 3 बॉन्ड जोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड क्या होता है, और डिसोसिएशन होता है तोड़ना। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनिया। अमोनिया मॉलिक्यूल है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है इसकी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब इसके अपनी प्रिपरेशन देखने की कैसे ये प्रिपेयर होता है, ओके। सो
अमोनिया की जो प्रिपरेशन होती है, ठीक है, ये पिछला है आपका सारा एंड प्रिपरेशन, ये हैबर प्रोसेस होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका निकल आता है इसमें से कि हैबर प्रोसेस क्या होता है। तो अमोनिया में सबसे पहले देखो क्या क्या अटैच है, नाइट्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। तो दिखती बात है, एक नाइट्रोजन को मिक्स करेंगे, हाइड्रोजन को मिक्स करेंगे, अमोनिया मिल जाएगा। तो यह नाइट्रोजन को करते हैं और हाइड्रोजन को फॉर्म करते हैं इन द NH3 की प्रेजेंस में, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आयरन, इसमें लिखा नहीं है पर आयरन और मॉलिब्डेनम के कैटालिस्ट भी इसमें इंक्लूड करवाए जाते हैं, ठीक है। फिर नाइट्रिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओसवाल्ड प्रोसेस से इसको कैसे फॉर्म करते हैं। सो नाइट्रिक एसिड है, ओसवाल्ड प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम एक्वस नाइट्रिक एसिड लेते हैं, HNO3 लेते हैं, ओके। और ये जो एक्वस HNO3 लेते हैं और उसको कॉन्सनट्रेट करते हैं। किसी भी चीज़ का कॉन्सनट्रेट कैसे कर सकते हैं, उसको गर्म करके, और उसको 68% तक कॉन्सनट्रेट कर सकते, मतलब इसको हम गर्म करते रहेंगे, पानी इसमें निकलता जाएगा, ये ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होता जाएगा। जब इसमें बिल्कुल ही पानी खत्म हो जाएगा तब कॉन्सनट्रेशन कितनी आ जाएगी, 98 डिग्री तक आ जाएगी, ठीक है। और जब ये 98% तक आ जाएगी तो हो जाएगी, इसको डिहाइड्रेट हम कर देंगे, तो इसमें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे। अब नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन करता है। देखो अमोनिया है, अमोनिया जब 5O2 से मिलेगा तो देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, थिक वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब ये किसी और की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। जैसे NO2 के साथ NO2 बनाता है, अगर NO2 H2O के साथ होगा तो HNO3 की फॉर्मेशन हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोरस, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। मैंने कहा था फॉस्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करता है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि वाइट फॉस्फोरस क्या चीज़ होती है। तो लेट्स सी। तो 3 फॉर्म मैंने आपको बताई, ठीक है। फॉस्फोरस की 3 फॉर्म है। फर्स्ट इज़ वाइट होता है फॉस्फोरस, आपको रेड कलर में भी मिल जाएगा और ये ब्लैक कलर में भी मिल जाएगा। सबसे पहले वाइट फॉस्फोरस क्या होता है, देखो बच्चों, जो वाइट फॉस्फोरस है इसका फॉर्म होता है P4 मॉलिक्यूल्स, और मैं स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, P इस तरह से हर P एक दूसरे से अटैच होगा और इस तरह से आपस में भी अटैच रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, इट इज़ वेरी रिएक्टिव। और इसका है ये, अगर आप इसको रात में देखेंगे तो रात में ये चमक रहा होगा, ग्लो करता है, ठीक है। वैक्सी सॉलिड होता है और आपका कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लो इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, देखो आपने देखा होगा, आप कागज़ को जलाते हो तो एकदम से कागज़ जल पड़ता है। आप लकड़ी जलाते हो, ठीक है, लकड़ी जलने में टाइम लगता है। आप कोई और चीज़ जलाओगे, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। प्लास्टिक जलाओगे, प्लास्टिक एकदम से चल पड़ेगा, ठीक है। मतलब जिसका इग्निशन टेम्परेचर जो जितना जल्दी चलेगा, मतलब उसको बिल्कुल कम टेम्परेचर चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए मतलब लेस इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम होता है कि अगर आप इसको ऑक्सीजन में रखोगे अपने आप ही इसमें से आग लग जाएगी। इसमें से क्वेश्चन आता है वाइट फॉस्फोरस, जो मैंने आपको नोट्स दिए उसमें ऑलरेडी इसका आंसर है, ठीक है। P4 को हम केरोसिन ऑयल में स्टोर क्यों करते हैं, क्योंकि बस सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एकदम से आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट है रेड फॉस्फोरस, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जो मैच स्टिक आपके माचिस बनती हैं ये रेड फॉस्फोरस की बनी होती हैं, ठीक है। ये भी आपके पास, अच्छा अब ये तो देखो था, ये जो वाइट स्ट्रक्चर था ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, पर रेड फॉस्फोरस पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से आगे भी PP अटैच होंगे, मतलब ये यूनिट बार बार खुद को रिपीट करती जाएगी, उसी स्ट्रक्चर को हम पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ओके। और इसके बाद होता है कम रिएक्टिव होता है, ये तो इतना रिएक्टिव है कि एकदम ही आग पकड़ लेगा, ठीक है, और ये लेस रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक फॉस्फोरस। तो ब्लैक फॉस्फोरस भी 2 फॉर्म में होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। सबसे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, और मोनोक्लिनिक होता है, रोम्बोइडल क्रिस्टल होते हैं। तो इस टाइप के, अगर आप बुक में देखोगे अपने, तो इस टाइप के क्रिस्टल बने हैं, इस टाइप की इसकी शेप होती है। बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, लेस रिएक्टिव होता है। और ये आपका प्रोसेस ये है कि फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को आप रेड फॉस्फोरस में इस कंडीशन पे कर सकते हो, फिर हाई टेम्परेचर या प्रेशर पे ब्लैक फॉस्फोरस आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास है नेक्स्ट है फॉस्फीन। फॉस्फीन होती है PH3। फॉस्फीन हाईली पॉइजनस होती है, तभी तो कहा था कि ये जो फैमिली मेम्बर्स हैं इसको आप थोड़ा सा भी इनहेल कर लें, ठीक है, तो आपको सफोकेशन होना शुरू हो जाएगी। ये कलरलेस गैस है और इसकी जो स्मेल है रॉटन फिश, ठीक है, मतलब आपकी मछली कोई है वो सड़ गई है, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप। तो दिस वन इज़ फॉस्फीन, हाईली पॉइजनस गैस है, ठीक है, रॉटन फिश की तरह। तो ये आपके पास है कैल्शियम फॉस्फाइड, वाटर रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और फॉस्फीन, दिस इज़ PH3 अगर दिख रहा है तो PH3 की फॉर्मेशन होगी। अगर आप सिर्फ एक प्रिपरेशन भी याद करते हैं सफिशेंट है, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि दो तीन प्रिपरेशन आपने यहाँ से करनी है। फिर आप फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी फॉर्म करता है, PCl3 भी फॉर्म होता है और PCl5 की भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो P4 को जब आप क्लोरीन में डालेंगे PCl5 बन जाएगा। P4 को इसको होता है थायोनाइल क्लोराइड में डालेंगे तो PCl5 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इतना ही हम नाइट्रोजन फैमिली में करेंगे। नेक्स्ट हमने नाइट्रोजन फैमिली में जो करना है वो करना है वेरी इंपॉर्टेंट, डैट इज़ हमने इसके क्वेश्चन करने हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट में आते हैं। तो मैं आपको अब जितनी भी चीज़ें कराऊंगी वो आपको इसी फॉर्म में कराऊंगी, क्वेश्चन के फॉर्म में कराऊंगी, और कोशिश करूंगी ऑप्शन को भी क्वेश्चन के फॉर्म में करवाया जाए, ठीक है। तो आपके लिए भी बेटर रहेगा, आपको समझ भी अच्छे से आएगी और हमारे क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, ओके।